नमस्कार, राज्यसभा टेलीविजन के कार्यक्रम मीडिया मंथन में आपका स्वागत है। मैं हूं उर्मिलेश। मीडिया मंथन के आज के अंक में हम बात करेंगे कि क्या इन दिनों हमारा मीडिया भड़काऊ मुद्दों का सहारा ले रहा है और जो असल मुद्दे हैं समाज के उनसे किनारा कर रहा है। हमारे मीडिया के बड़े हिस्से की शायद ये आदत बन चुकी है, देश, समाज और आवाम के बड़े मुद्दों से किनारा और भड़काऊ मुद्दों का सहारा। क्या हिंदी, क्या अंग्रेजी, क्या राष्ट्रीय, क्या क्षेत्रीय, भारतीय मुख्यधारा मीडिया का बड़ा हिस्सा इस बीमारी से बुरी तरह प्रभावित नजर आ रहा है। जो थोड़े से अपवाद हैं उन्हें बचना बचाना एक बड़ी चुनौती बनती जा रही है। हाल के दिनों के बड़े घटनाक्रम हमारे मीडिया के बड़े हिस्से के लिए आम खबर भी नहीं बन पाते, लेकिन भोजशाला, शिंगणा शनि मंदिर, हाजी अली, अयोध्या या फिर बगदादी का चौतरफा जोर और शोर बढ़ता जा रहा है। लेकिन बैंकों के अरबों के कर्ज को डकारते हमारे बड़े कारपोरेट घरानों और उनके शीर्षस्थ दुराभिसंधियों की खबरें चंद अखबारों और वेबसाइटों तक ही सिमटी रह जाती हैं, जबकि इस बारे में सुप्रीम कोर्ट का एक ऐतिहासिक फैसला भी हाल में आया था। संसद के बजट सत्र से ऐन पहले अर्थव्यवस्था पर ग्रहण लगाते इन घटनाक्रमों के खुलासे किसी भी लोकतंत्र के लिए चिंता के बड़े सबब हैं, पर अपने आप को लोकतंत्र का प्रहरी बताने वाले हमारे मीडिया का बड़ा हिस्सा ऐसे ज्वलंत मुद्दों को गोल कर गया। शिक्षा, सेहत और दलितों पर अत्याचार के मुद्दे भी वाजिब जगह नहीं पा सके। अमर्त्य सेन या थॉमस पिकेटी जैसे दुनिया के विख्यात विद्वान कुछ भी कहते रहें, हमारे मीडिया के प्रिय विषय और सरोकार तेजी से बदलते दिख रहे हैं। धार्मिक कर्मकांड या विवाद, अत्याधुनिक हथियारों की कहानियां, देशद्रोह की पुलिसिया शिनाख्त या कुछ न मिले तो दूर देश बैठे बगदादी या उस जैसों की आतंक कथाएं पर्दे पर छा जाती हैं। मीडिया मंथन के आज के एपिसोड में हम अपने 4 खास मेहमानों के साथ मीडिया की इसी त्रासदी और उससे निजात पाने के संभावित विकल्पों की चर्चा करेंगे। हमारे साथ इस वक्त स्टूडियो में 4 खास मेहमान हैं। हमारे साथ हैं विनोद शर्मा, वरिष्ठ पत्रकार, राजनीतिक संपादक हिंदुस्तान टाइम्स। हमारे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार नीलाभ मिश्रा और साथ में यतीश राजावत, आर्थिक मामलों के जानकार, ज्ञानेंद्र भरतरिया, वरिष्ठ पत्रकार। आप सभी लोगों का हम स्वागत करते हैं। शुरुआत यतीश हम आपसे करते हैं जी। आप एक आर्थिक मामलों के जानकार पत्रकार हैं। हम ये समझना चाहते हैं कि क्या पिछले दिनों जिस तरह की एक बड़ी खबर आई और किसी अखबार ने आरटीआई के हवाले जो खबर दी, उसके पहले सुप्रीम कोर्ट का एक बड़ा फैसला आया दिसंबर के तीसरे सप्ताह में जी। इसके बाद भी अगर आप देखें, बैंकों के कर्ज को डकारने की पूरी जो परिपाटी वर्षों से चली आ रही है और वो अर्थव्यवस्था का कितना बड़ा हिस्सा डकार रही है, इस पूरी स्थिति को लेकर, इस पूरी प्रक्रिया को लेकर हमारे मीडिया में जिस तरह का एक कवरेज दिखना चाहिए था, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि अखबारों ने नहीं किया, कुछ अखबारों ने बेहतर ढंग से किया, लेकिन चैनल जिनकी इतनी पहुंच है वो कहीं नहीं, बहुत सारे भाषाई अखबार कहीं नहीं, अंग्रेजी के भी कई बड़े अखबार कहीं नहीं दिखते और दूसरी कहानियां लबालब भरी हुई हैं। देखिए, एक तो पहली चीज़, मुद्दा थोड़ा पेचीदा है, इसलिए मैं ये नहीं उम्मीद करता कि टेलीविज़न इसको उठा पाए या पहला मीडिया एंटिटी हो जो उठाए, लेकिन अखबार और मैगज़ीन, ख़ासतौर से अंग्रेजी के बिज़नेस अखबार और अंग्रेजी की बिज़नेस मैगज़ीन, ये इस मुद्दे को आज से नहीं पिछले 3 साल से जानती हैं। ये मुद्दा आज का नहीं है, ये मुद्दा इन कंपनियों की बैलेंस शीट में दिखता है। सुप्रीम कोर्ट की डिसीजन तो बाद में आई, लेकिन आप इसमें से इन 20 कंपनियों की अगर आप बैलेंस शीट उठा लें तो कोई भी मैगज़ीन इस पर कवर स्टोरी कर सकती है, चाहे वो बिजनेस टुडे हो, बिजनेस वर्ल्ड हो। मैं नाम इसलिए ले रहा हूँ क्योंकि ये मैगज़ीन ये काम करती थी पहले कि ज्वलित इशू है उसको उठाया आपने और उसको मुद्दा बनाया। अखबार में बड़े अखबार हैं आपके पास, अंग्रेजी के बिजनेस अखबार है। हम एक ऐसा देश है जिसके पास 5 अंग्रेजी के बिजनेस अखबार है। कोई देश ऐसा नहीं जिसके पास 5 अंग्रेजी के। आपने स्वयं एक हिंदी के बिजनेस अखबार को एडिट किया है जी, और इन अखबारों में भी ये इशू नहीं उठाया गया तो बड़ा तिरछे तरीके से कि हाँ ठीक है, माल्या का जब इशू फट गया, मतलब माल्या ख़त्म हो गया और बैंकों ने उसके अगेंस्ट एक्शन लेना शुरू कर दिया, तब माल्या का इशू उठाया गया। किंगफिशर की अपनी कर्जदारी हज़ारों करोड़ में रन करती है। अब आप इशू का मोटा नंबर देखिए, 2,35,000 करोड़ का
एनपीएम माना जाता है, ऑल इंडिया बैंक एम्प्लॉयज एसोसिएशन के मुताबिक। उन्होंने जो जारी किया था, उन्होंने जो उनके हिसाब से जी, आरबीआई के खाके अलग हैं, लेकिन ऑल इंडिया बैंकिंग एम्प्लॉयज एसोसिएशन ये कह रही है कि ये 2,35,000 करोड़ तो अपनी जगह था, लेकिन जो 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 असल नंबर है वो है 3,30,000 करोड़, जी, जो बैंकों ने दोबारा कर्ज देके एनपीओ को दोबारा हरा कर दिया, मतलब उनको एनपीए से प्रॉफिटेबल एसेट्स में बना दिया। जी। इस पे कोई इस पे डिबेट नहीं, कोई डिस्कशन नहीं, कोई मतलब टेलीविजन को तो आप ब्लेम बाद में करिए, पहले तो आप अखबार को करिए ब्लेम, जो ये आर्थिक अखबार है, फिर आप करिए जो आर्थिक मैगजीन है जो इस पे गर्व करती हैं कि हम इशू उठाते हैं, उनके कवर पे आप देखेंगे क्या फलाना आदमी ने इतने पैसे उठा लिए। ज्ञानेंद्र, हम आपसे ये समझना चाहेंगे कि कई ऐसे हमारे देश के बड़े प्रोजेक्ट्स हैं जो एक एक बड़े कारपोरेट घरानों को जो कर्ज बैंकों ने, सरकारी बैंकों ने जो दिया और जो राइट ऑफ किए गए या राइट ऑफ किए जाने की प्रक्रिया में हैं, जिनके बारे में रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया ने भी बैंकों की सेहत के सवाल से जोड़कर इस पर टिप्पणी की है। मैं रघुरामन राजन की वो टिप्पणी को याद दिलाना चाहता हूं जो उन्होंने की थी इस बारे में। मैं ये समझना चाहता हूं कि क्या इस देश की व्यवस्था के लिए, क्या इस देश के मीडिया के लिए, क्या इस देश के सूचना तंत्र के लिए ये मुद्दे नहीं हैं? देखिए, ये मुद्दे नहीं बन पाए, ये तो एक सबके सामने बात है। आप टेलीविज़न चैनल्स की बात करें तो आप पाएंगे कि चैनल्स को आपकी टिप्पणी बिल्कुल ठीक है कि उन्होंने कई विषयों को दरकिनार किया और कई विषयों को डिस्प्रपोर्शनेट कवरेज दिया। उसके 3-4 पहलू सामने आते हैं। यतीश राजावत जी तुरंत एग्री कर जाएंगे। परसों मैंने किसी अंग्रेजी फाइनेंशियल अखबार में देखा, एक एडिटोरियल पेज पर लेख था कि कैपिटलिज्म को ख़त्म होने से कैसे बचाएं। फ्रांस में इन्हीं कंपनियों ने या इन्हीं बड़े कारपोरेट घरानों ने मीडिया की, बाजार की, सरकार की जो स्थिति बना रखी है वो भारत में बहुत लोगों को शायद पता भी नहीं है। जो आपने पहला मूल प्रश्न आपका था कि कई घरानों को जो लोन मिला हुआ है जिसको फिर बाद में राइट ऑफ कर दिया जाता है, बात रफा दफा हो जाती है, मैं उसको फिर से एक बार यही कहना चाहता हूँ कि प्रॉफिट मैक्सिमाइजेशन के लिए जो आपाधापी मची है, जिस तरह से अनैतिक तौर तरीकों को अपनाने की आपाधापी मची हुई है, ये उसका एक मैं सोचता हूँ कि बहुत ही शांत सा तरीका है। अगर आप और गहरे तरीकों में जाएं जो दूसरे देशों में प्रयोग हो चुके हैं तो बड़ी शर्मनाक स्थिति सामने आएगी। लेकिन नीलाभ, जो ज्ञानेंद्र अभी कह रहे कि मीडिया तो इसका बहुत छोटा एक मंच है या कंपोनेंट है, जो भी मैंने कुल मिलाकर उनका ये कहना है कि मीडिया इसमें बहुत बड़ा रोल नहीं अदा कर सकता, लेकिन मीडिया समाज को सूचित कर सकता है, मीडिया दबाव बना सकता है, मीडिया संसद भवन में होने वाली चर्चाओं को प्रभावित कर सकता है, पूरे डिस्कोर्स को नया डायमेंशन दे सकता है। लेकिन मीडिया कर क्या रहा है? मीडिया किसी धार के किसी पुराने भवन में उसमें पूजा हो कि उसमें नमाज पढ़ी जाए, इस पर लगा हुआ है। मीडिया इस बात पर लगा हुआ है कि जवाहरलाल नेहरू विश्वविद्यालय देशद्रोहियों का अड्डा है कि नहीं है। मीडिया इस बात पर लगा हुआ है कि बगदादी कितना आतंक मचा सकता है, कब मचाएगा, कब नहीं मचाएगा। तो ये जो पहलू हैं, क्या हमारे समाज के ज़्यादा बड़े इशू हैं या वे इशू ज़्यादा बड़े हैं जो हमारे खुशहाल हमारी जो बदहाली है उसको खुशहाली में कन्वर्ट करने वाले हैं? देखिए, ये सुन के पीछे कई चीज़ों की व्याख्या ठीक है, वो बाज़ार और उस सब की व्याख्या व्यापक एक अपनी जगह है, लेकिन ख़ासकर मीडिया का जो अपना बाज़ार है और मीडिया की जो अपनी फाइनेंसिंग है, जो 90 के बाद से मीडिया का विस्फोट हुआ, तो उसके बाद हुआ यह कि एक स्पेस जो था वो क्राउडेड हो गया उसमें ये, और स्लम्प के बाद खासकर हम और देख रहे हैं कि उस क्राउडेड स्पेस में पहले ही विज्ञापन वगैरह की किल्लत होने लगी, और उस क्राउडेड स्पेस में जब स्लम्प आया तो स्लम्प ने और मीडिया को प्रभावित किया। अब मीडिया की ओनरशिप पैटर्न को देखेंगे तो उसमें देखें जो फाइनेंसिंग हो रही है उसके लिए फाइनेंस में टर्म है मेज़नीन फाइनेंस। वो मेज़नीन फाइनेंसिंग हो रही है जिसके ज़रिए अभी अब एक समाचार आपने पढ़ा होगा कि एक बिजनेस हाउस लगातार एक के बाद एक मीडिया टेक ओवर करता जा रहा है, और मीडिया चूंकि खुद प्रॉफिटेबल नहीं है तो मालिकों के लिए कहीं ना कहीं तो ये प्रॉफिटेबल होगा। तो वो प्रॉफिटेबल कहाँ होता है? वो उसको कहते हैं ये एक वैनिटी एसेट उनका है बिजनेस हाउसेस का, वो वैनिटी एसेट। तो उस उनके दूसरे बिजनेसेस में मदद, जो इससे वो इन्फ्लुएंस उनकी वैनिटी जो बढ़ रही है एक, और उससे दूसरे बिजनेसेस में मदद, तो फाइनेंसिंग वहां से आ रही है। उसमें इस मुद्दे पे चर्चा कहाँ होगी? वो तो शरीक होंगे कि और कर्जा थोड़ा उनके हिस्से भी ये बैंकों का। तो विनोद जो ये कह रहे हैं नीलाभ
कि मीडिया में जिस बात को लेकर हम चिंता जाहिर कर रहे हैं वह बिल्कुल स्वाभाविक प्रक्रिया है और कोई और सूरत हाल नहीं है कि मीडिया इन मुद्दों को, जो इस देश की आवाम के बड़े मुद्दे हैं, जो अर्थव्यवस्था के सुदृढ़ीकरण के बड़े मुद्दे हैं, इनको शिद्दत के साथ उठाए। ये हम केवल एक सपना देख रहे हैं। भारत का मीडिया, जिस तरह से दुनिया भर का मीडिया, वो पूंजीवाद का एक अंग है। लेकिन क्या ये पूंजीवाद भी है क्या? उसका रघुराम राजन कहते हैं कि सेव कैपिटलिज्म फ्रॉम कैपिटलिस्ट। उसका औजार है जी। पूंजीवाद के हाथ में औजार है इस देश में बहस को यकतरफा रखने के लिए कुछ मुद्दों पर। और नॉन परफॉर्मिंग एसेट्स का मुद्दा कोई आज का मुद्दा नहीं है। खुशकिस्मती है कि ये मुद्दा इंडियन एक्सप्रेस ने बड़े स्तर पे उठाया और उसके बाद ये चर्चा में आया, और उसके साथ साथ रघुराम राजन साहब के जो बयान आए, जो बड़े ईमानदारी के बयान है मैं समझता हूँ, और ये खुशकिस्मती है कि इस देश का आरबीआई गवर्नर इस प्रकार का मिला, स्पष्टवादी है, सही बात कहता है और चर्चा इस पे हो रही है। लेकिन मैं एक बात आपको बताना चाहता हूँ कि जो हाल ही में आप जो प्राइमरीज चल रही हैं अमेरिका में, उसका जो आप मंजर देख रहे हैं वो भी इसी का एक अंग है। वहाँ पर वहाँ का जो पूंजीवाद है उसके चलते कुछ 40-50 परिवारों के कॉर्पोरेट एंटिटीज़ के हाथ में सारी दौलत आ गई है, और उसके चलते जो और तबके अमेरिका में हैं वो बहुत रोश में है, बहुत डिप्रेशन में है। और पूंजीवाद का ये मस्तिष्क चला कि इन लोगों का ध्यान अपने आप से हटाने के लिए, हम लोगों के पास जो अपार संपदा है उससे हटाने के लिए इनका ध्यान आकर्षित किया जाए उन मुद्दों पे जो हमसे सरोकार नहीं रखते। और इसलिए इन लोगों को अफर्मेटिव एक्शन क्यों मिलता है, इन लोगों को डोल्स क्यों मिलते हैं, ये लोग इकोनॉमी पे बर्डन है, ये सारी चर्चाएं जो हैं ये डोनाल्ड क्रूज करते हैं और डोनाल्ड ट्रंप करते हैं, और साथ साथ ये भी बोलते हैं कि रिफ्यूजीज अंदर नहीं आने चाहिए। आप समझिए, उसके विपरीत में जो एक रिएक्शन हो रहा है, और ये एनालिसिस मेरा नहीं है, ये नॉम चॉम्स्की का है। हाल ही के एक राइटर में उन्होंने लिखा है कि वो बर्नी सैंडर्स जो हैं वो जो लेफ्ट का रिएक्शन है वो गरीबों की बात कर रहे हैं, परस्पर गरीबों की बात कर रहे हैं। बदकिस्मती से इस देश में बर्नी सैंडर्स जैसी आवाजें प्रज्वलित नहीं हो रही, डोनाल्ड ट्रंप जैसी आवाजें प्रज्वलित हो रही हैं, या उसके जो कारनामे हैं वो चुप्पी में निभाए जा रहे हैं। आप मेरी बात समझ रहे हैं? प्रश्न तो यही है, सवाल यह है यतीश, एक सेकेंड, सवाल यही है कि अगर इस देश में यहाँ की इकॉनमी के बारे में, यहाँ की पॉलिटिकल इकॉनमी, सोशियोलॉजी के बारे में अगर थॉमस पिकेटी, अगर अमर्त्य सेन, अगर बहुत सारे लोग कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, बहुत सारी बातें कह रहे हैं, तो आखिर ये डिस्कोर्स हमारे जिसकी चर्चा वो कर रहे हैं हमारी राजनीति में, हमारे मीडिया में, उस शिद्दत के साथ क्यों नहीं उभर रहा है? एक तो हो गया कि पूंजीवाद की बात, वो अलग लेवल पे। जो पिकेटी और अमर्त्य सेन बात करते हैं, वो बात करते हैं कि गरीब तबके तक पैसा पहुंच नहीं पा रहा है। लेकिन ये जो बैंक की बात है, जिस पे आपका मूल डिस्कशन है, उसका सारा पैसा भी एनपीए के रूप में कॉर्पोरेट के पास जा रहा है। उसका पैसा भी सरकार ने जनधन योजना लॉन्च की, उसके लिए उन्होंने कहा कि हम हजारों करोड़, 50,000 करोड़ करेंगे। कितने बैंक वो कर पा रहे हैं? इसलिए नहीं कर पा रहे कि आप किसी बैंक को ले लीजिए, एसबीआई को ले लीजिए, पीएनबी को ले लीजिए, उनका सारा पैसा वही एनपीए को फंड करने में वापस जाता जा रहा है। जी। तो दो मुद्दे यहाँ पे मिलते इस तरीके से हैं, पिकेटी और अमर्त्य सेन, और ये जो बैंकिंग के इशू है ये कनेक्टेड है। नीलाभ, आपकी क्या राय है इस पर? देखिए, इसमें एक चीज़ जो रघुराम राजन की एक बात जो है वो बहुत कायदे की बात है। उन्होंने जो सरकार ने अभी तजवीज़ की है कि जिसको कहते हैं रिकंस्ट्रक्शन, जो फंड की बात की है सरकार ने, उसको उन्होंने डेट रिकंस्ट्रक्शन फंड, ये कंपनी की एसेट रिकंस्ट्रक्शन कंपनी, एक्चुअली वो एआरसी है, रिस्ट्रक्चरिंग बोलते हैं। हाँ, रिस्ट्रक्चरिंग। तो उसमें रघुराम राजन ने उसको मॉरल हैजर्ड कहा है। अभी एक अंतराल लेते हैं, अंतराल के बाद लौटेंगे तो ज्ञानेंद्र से, विनोद से, यतीश और आपसे इस विषय पर भी चर्चा करेंगे। एक अंतराल।
मीडिया मंथन की आज की चर्चा में आपका एक बार फिर स्वागत है। हम आज बात कर रहे हैं कि क्या हमारा मीडिया इन दिनों भड़काऊ मुद्दों को ज़्यादा शिद्दत के साथ उठा रहा है, जो समाज के लिए बेहद ज़रूरी उस मुद्दे हैं उनको दरकिनार कर रहा है। ज्ञानेंद्र, मैं ये समझना चाहता हूँ कि ये ठीक है कि ये सहमति इस बात पर हो सकती है कि कोई किसी मुद्दे को मानता है महत्वपूर्ण, कोई किसी मुद्दे को महत्वपूर्ण मानता है, लेकिन ऐसा नहीं हो सकता है कि जिस मुद्दे को जनता से लेकर सरकार तक सभी महत्वपूर्ण मान रहे हैं, वो प्रगति का है, वो विकास का है, वो बड़ी आबादी जो गरीबी झेल रही है उसको खुशहाली की तरफ ले जाना, ये तो बड़े मुद्दे हैं, इस पर सबकी सहमति है, लेकिन मीडिया उनसे दूर क्यों भाग रहा है? ये बात, खासकर मैं प्राइवेट चैनलों की बात कर रहा हूं। अखबारों में तो फिर भी वे आवाजें उभर रही हैं जो इनको एड्रेस करती हैं, इन मुद्दों को। मैं एग्जैक्टली इसी पॉइंट पे आता हूँ। एक बात जो पूंजीवाद के तौर तरीकों की थी वो अभी पहले जिक्र हो चुका, मैं उसको रिपीट नहीं करना चाहूँगा। अब जो प्राइवेट चैनल्स में समाचार आते हैं, जिसको वो समाचार समझते हैं, वो ऐसे क्यों हैं, वो ज़्यादा गंभीर विषयों से बाहर क्यों हैं, इसके दो मूल कारण हैं। एक मूल कारण जिसका परोक्ष उल्लेख अभी विनोद जी ने किया, आप ये पाएंगे कि दिल्ली से लेके न्यू हैम्पशायर तक, जहां कल प्राइमरीज की वोटिंग हुई है परसों, ड्रामेटिक्स एक बहुत बड़ा चीज़ हो गई है। राजनीति का बहुत बड़ा हथकंडा है ड्रामेटिक्स। आप कोई भी नौटंकी करिए ताकि आपको जनाकर्षण मिल जाए। उस जनाकर्षण का दबाव और मीडिया की मजबूरियां सब एक साथ मर्ज हो जाती हैं और वो ड्रामेटिक्स सफल होती है, वो थिएट्रिक्स सफल होती है, पहली बात। दूसरी बात, जिनको हम संपादक कहते हैं, बहुत अब हम मान के चलते हैं कि वो समझदार और विद्वान होंगे, पर मेरा मानना है, मेरा अभी तक का कई बार का अनुभव ये रहा है कि कई बार भारत के मीडिया में कम से कम कई लोग ऐसे होते हैं जो गंभीर विषयों से सिर्फ इस कारण बचते हैं कि वो उनके बारे में खुद ही ज़्यादा नहीं जानते। तीसरा कारण, आप इसको न्यूज़ चैनल कहते क्यों हैं? आप इसे एंटरटेनमेंट चैनल के तौर पे क्यों नहीं देखते? क्योंकि वो एंटरटेनमेंट ही तो परासा ये तो लाइसेंस देने वाले लोग तक क्यों नहीं तय करते जी? ये लाइसेंस देने वाले लोग तय करें। ज्ञानेंद्र जी, हम आपसे पूछ रहे हैं, हमारा सवाल है। हाँ, बिल्कुल बिल्कुल, पर यह सवाल बिल्कुल मौलिक है कि लोकतंत्र में आपको यह तय करने का अधिकार नहीं है कि यह चीज एंटरटेनमेंट है और ये न्यूज है। कई बार न्यूज भी एंटरटेनमेंट बन रही है और कई बार न्यूज एंटरटेनमेंट भी न्यूज बन रहा है, पर तय करने का अधिकार सरकार के पास है, किसी एक व्यक्ति के पास नहीं है। दिस शैल ऑलवेज बी ओपन विद द पब्लिक। लेकिन विनोद, जो प्रश्न कह रहे हैं, ज्ञानेंद्र उठा रहे हैं, मैं इस बहस में नहीं जाऊंगा, इस संक्षिप्त चर्चा में कि पूंजीवाद क्या है और क्यों है और कैसा होना चाहिए। हम तो समझते हैं कि भारत को पूंजीवाद भी अगर ठीक ठाक मिल जाए तो हमारे देश की बड़ी जो समस्याएं हैं उनको एड्रेस किया जा सकता है, जिसकी तरफ प्रोग्राम राजन इशारा भी करते हैं। वो बार बार क्रोनी कैपिटलिज्म को टारगेट करते हैं। लेकिन हम एक अलग बात पूछ रहे हैं टीवी के बारे में, चैनल्स के बारे में, मीडिया के बारे में, कि पहले के दौर में मीडिया तो तब भी ओनरशिप ऐसे ही लोगों के हाथ में थी। ये बात सही है कि इन दिनों अलग अलग क्षेत्र में, खासकर टेलीविज़न में रियल एस्टेट के लोग, तमाम तरह के और धंधे में शामिल लोग आ गए हैं। लेकिन पहले जो एक डिस्कोर्स उभरता था, एक डायलॉग उभरता था, एक बहस चलती थी, वो चीज़ें बंद हो गई हैं, एकालाप सा हो रहा है। अगर आप कुछ महीने से देखें, कुछ दिनों से देखें, तो ऐसा लगता है कि एक पार्टी बोल रही है, फिर दूसरी पार्टी बोल रही है, फिर तीसरी पार्टी बोल रही है और कोई नहीं बोल रहा है। जनता कहीं नहीं बोल रही है, जनता की ओर से कोई नहीं बोल रहा है। ये एक अजीब स्थिति आपको नहीं नजर आती? देखो, मैंने जैसे शुरू में कहा था, इस देश में बहस जो है, इसमें जो डिस्कोर्स है, उसको पूंजीवाद इन्फ्लुएंस करता है। यूनाइटेड किंगडम भी, ब्रिटेन भी एक पूंजीवादी मुल्क है, वो समाजवादी मुल्क नहीं है, लेकिन वहाँ हमारे पास गार्डियन है, वहाँ हमारे पास गार्डियन है। दुनिया जवाब आ रहा था आपके जी, गार्डियन है, देखिए जवाब आ रहा था जी, आपके पास। जी, देखिए ऐसा है, आप इतना सिंप्लीफाई तरीके जी, से प्लीज प्लीज प्लीज। मैं आपको ये कह रहा हूँ कि पूंजीवाद इस देश में डिस्कोर्स इन्फ्लुएंस करता है। अब आपको बताता हूँ कैसे इन्फ्लुएंस करता है। संक्षेप में, एक तो पैसे लगा के इन्फ्लुएंस करता है। हमारी इकोनॉमीज उन पे निर्भर है। हमारा जो 5 रुपए का अखबार है वो 25 रुपए में बनता है और हमको 20 रुपए का नुकसान होता है। तो लोग यहाँ पर इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा खर्चने को तैयार नहीं है। जब तक इन्फॉर्मेशन के लिए पैसा नहीं खर्चेंगे तब तक हमारी इकोनॉमीज अखबारों की नहीं सुधरेंगी और डिपेंडेंट रहेंगी बड़ी पूंजी पे। दूसरा, पूंजीवाद जो कि डिस्कोर्स कंट्रोल करना चाहता है, तो अब ये खासकर जो मूविंग पिक्चर मीडियम है, जैसे टेलीविज़न है, ये जो है ये क्वाज़ाई लिटरेट मीडियम है इस देश में, अर्धशिक्षित मीडियम है। और वो अर्धशिक्षित मीडियम की नकेल किसके हाथ में है? जो इंडिविजुअल टेलीविज़न चैनल्स और मीडिया हाउसेस के मार्केटिंग के लोग हैं, जो कि पूंजीवाद से अच्छी दोस्ती रखना चाहते हैं कि वहीं से एडवर्टीजमेंट आता है।
तो वो लोग इनको बताते हैं कि जनता ये देखना चाहती है, जनता ये सुनना चाहती है, और उसके हिसाब से कंटेंट मैन्युफैक्चर होता है। और तीसरी बात जो सबसे अहम बात है, इस देश में अगर आप बैंक्रप्सी लॉ लाएंगे तो एनपीएज नहीं होंगे, क्योंकि जब बैंक्रप्सी लॉ आ जाएगा तो आपको अपनी जमानत जब्त करवानी, कुड़की डिक्लेयर करनी पड़ेगी और दोबारा आपको बैंक का लोन नहीं मिलेगा। आप समझे कि नहीं? और तीसरा एंटी ट्रस्ट लॉज नहीं है इस देश में कि जो कंपटीशन, जो मोनोपोली को कंट्रोल करे, कम से कम न्यूज़पेपर सेक्टर में, मीडिया सेक्टर में। अगर ये आ जाएंगे तो सब ठीक हो जाएगा, हम लोग और अपनी बात कह सकेंगे। लेकिन यतीश, मैं इस सप्ताह की बात कर रहा हूँ या 10-15 दिनों की बात कर रहा हूँ, लेकिन मैं ये समझना चाहता हूँ कि बहुत सारे दुनिया की पूंजीवादी देशों में, बल्कि बहुत बड़े पूंजीवादी देशों में एफर्मेटिव एक्शन, यतीश, एफर्मेटिव एक्शन को हमेशा एक एसेट के तौर पे एक बहुत जरूरी कदम के रूप में लिया गया। अभी हाल में हमारे देश के बैकवर्ड क्लास कमीशन ने एक रिकमेंडेशन दिया, और ये रिकमेंडेशन कोई नया नहीं है। हम आपको याद दिलाएं, 2004 में जब यूपीए गठित हुई थी सरकार यूपीए की, उस वक्त भी उनके सीएमपी में था, वो ये था कि प्राइवेट सेक्टर में क्या एफर्मेटिव एक्शन इंट्रोड्यूस किया जाना चाहिए। इस मुद्दे पर अखबार, चैनल सभी गोल। अगर कहीं कोई बहस हुई तो सिर्फ इस मुद्दे पर बहस हुई कि बैकवर्ड क्लास कमीशन की यह कैसी सिरफिरी सिफारिश है, कैसी बेवकूफ़ाना सिफारिश है। तो हमारा कहना है कि क्या ये एक पूंजीवादी मुल्क के मीडिया के लिए भी अपेक्षित है? प्लीज। देखिए, दो बातें हैं इसमें। पहली चीज़ है कि जो मीडिया है और जो आज के पत्रकार हैं, वो एक तरह से मोर लॉयल देन द किंग है। मतलब वो पहले ही रुक जाते हैं कुछ करने से, ये सोचते हुए कि इस पे क्या असर होगा उनकी संस्था पे या उन पे। तो सेल्फ करेक्शन पूरे सिस्टम में चलती है आजकल। दूसरा ये है कि एक बंदर पिकनिक चल रही है, मंकीज पिकनिक कहते हैं, कि आज ये मुद्दा उठाया, फिर कल ये मुद्दा उठाया, फिर 15 मिनट में हमने वो ट्विटर पे देखा और वो मुद्दा उठा लिया, फिर 15 मिनट में फेसबुक पे कुछ देखा, वो मुद्दा उठा लिया। तो ये जो डिस्ट्रैक्टेड जनरेशन, एक ऑलमोस्ट सोशल चेंज है इस जर्नलिज्म की, इस जनरेशन का। आई थिंक इसका इम्पैक्ट आप देख रहे हो डिफरेंट फॉर्म्स में। अब डिफरेंट फॉर्म, वन ऑफ द फॉर्म का इंस्टीट्यूशन है कहाँ है, वो बड़ा प्रश्न है। मुझे लेकिन नीलाभ माफ कीजिएगा, इंस्टीट्यूशन कहाँ है? विनोद जी, आप एडिटर हैं। नहीं, मैं बता रहा हूँ ना आपको, पूछ रहा हूँ आपसे। आपने कहा ना कि एडिटर का इंस्टीट्यूशन है। देखिए मेरी बात समझिए, धरातल पे जमीन बदल चुकी है बिल्कुल। अब देखिए समझने में, यू सी लाइक इन अ डेमोक्रेसी यू गेट द गवर्नमेंट यू डिजर्व, यू ऑल्सो गेट द मीडिया यू डिजर्व। और लोग, मैं बता रहा हूं आपको, जब तक इस देश के लोग इंफॉर्मेशन की अहमियत नहीं समझेंगे और उसके लिए पैसा खर्चने को तैयार नहीं होंगे, तब तक ये त्रासदी बनी रहेगी। कोई भी मीडिया ग्रुप, आज के दिन रामनाथ गोयनका भी होते तो उनको कॉम्प्रोमाइज करना पड़ता। लेकिन नीलाभ, एक बात जो यतीश कह रहे थे, मुझे उससे एक अभी किस्सा याद आ रहा है। कई प्राइवेट चैनलों में मैंने देखा, अरे भाई इस समय क्या है, इस समय कुछ नहीं है। जैसा ये कह रहे हैं कि इधर से उधर प्रोग्रामिंग कैसे होती है, तो ठीक है, नागिन नाच नहीं रही है अभी, या कोई गुफा नहीं दिखाई दे रही है, तो चलो बगदादी चला दो तब तक। अरे आसाराम बापू पे, आसाराम बापू पर महीनों चलाया भाई, मेन न्यूज आसाराम बापू थी। और अभी आसाराम बापू का पुनः इस देश में, आप अभी वो एक्यूज्ड हैं, अभी कोर्ट ने उनको बाइज्जत रिहा नहीं किया है, लेकिन उनके उपदेश, उनकी बहुत सारी चीजें चैनलों पर रोज अक्सर चलती हैं। तो हमारा ये कहना है नीलाभ कि ये समझना हमारे दर्शकों के लिए बहुत ज़रूरी है कि आखिर इस तरह के जो प्रोग्राम्स हैं, इस तरह का जो कंटेंट है, सीरियस इश्यूज़ को जो बहुत रोचक ढंग से पेश किया जा सकता है, जैसे आप लोग कोशिश कर रहे हैं करने की आज, वैसा क्यों नहीं हो सकता? ये सब करके, ये सब बहाने हैं साहब कि हम ये चला देंगे, वो चला देंगे, नागिन चला देंगे या बगदादी चला देंगे, उसके बाद भी क्या आप फायदे में आ रहे हैं? नहीं आ रहे हैं। मतलब मसला कहीं और, मसला कहीं और है। मसला वहाँ है जहाँ से, जैसे मैंने कहा, फाइनेंसिंग है, और एक तरीका विनोद जी ने कहा वो सही है, ठीक है, कीमत वाला एक वो अपनी जगह है। इसके अलावा कई तरह के इंस्टीट्यूशन हो सकते हैं। जैसे पश्चिम में बड़ी बड़ी यूनिवर्सिटीज़ का एंडाउमेंट होता है। कोई मीडिया हाउस अगर चाहे रन करना ढंग से, ठीक से चलाना चाहे, एक एंडाउमेंट बना सकता है
एक ट्रस्ट बना सकता है। बहुत सारी चीजें हैं, बहुत सारी चीजें दुनिया में हुई हैं। और मीडिया एक पब्लिक ट्रस्ट की तरह जब तक नहीं गार्जियन तो स्कॉट फाउंडेशन चलाता है। वो पैसा इन्वेस्ट करते हैं बिजनेसेस में, ठीक है, वो वहां इन्वेस्ट करते हैं, तो करते हैं। उसमें फिर आपको ये मेजनीन फाइनेंसिंग की जरूरत नहीं रहेगी। आप बाबा रामदेव के विज्ञापन देख लीजिए, उनका विज्ञापन का जो प्रतिशत है उनके टोटल टर्नओवर का 20 या 25% है। मतलब ये 10% से ज्यादा कोई कंपनी नहीं करती है। हर हेडलाइन के बाद आजकल कई चैनलों में एक विज्ञापन आ रहा है। इसका मतलब समझिए, मेजनीन कहाँ है? मतलब यह है कि बाबा रामदेव के जरिए कोई और पैसा लगा रहा है, कोई राजनीतिक ताकत पैसा लगा रही है, कोई दूसरे मीडिया हाउस, दूसरे कॉर्पोरेट हाउसेज हैं, वो पैसा लगा रहे हैं। बाबा रामदेव तो वहां फ्रंट है। आप सरोगेट एडवर्टाइजमेंट की बात करते हैं, ये सरोगेट इन्वेस्टमेंट है। इसलिए वो नैतिक संकट की जो बात मैंने की उसको समझा देना 1 मिनट में यह जरूरी है। वो नैतिक संकट जो कह रहे हैं रघुराम राजन, वह यह है कि टैक्स पेयर क्यों अपनी बलि दे इनको कॉर्पोरेट हाउसेस को बचाने के लिए और बैंकों को बचाने के लिए। सरकार का जो प्रपोजल है वह यह कह रहा है कि आरबीआई और सरकार मिलकर एक फंड बनाएं जो इसको बैंकों की मदद करें इससे निकलने में। जी। इसका मतलब टैक्स पेयर जो है वो पैसा देगा, और टैक्स पेयर का पैसा पहले ही आप काट रहे हैं। सिर्फ 2 कंपनियों का अगर आप निकाल लीजिए, मैं अभी यहाँ नाम नहीं ले रहा हूँ, जी जी, लेकिन 2 कंपनियों के अगर आप निकाल लीजिए वो, तो बिहार पैकेज की आपने चर्चा की, 5 साल में देश के आदिवासियों को जितना नहीं मिला है उससे ज्यादा ये 2 छोटी कंपनियां हैं, बड़ी कंपनियां ऊपर में नहीं है ये जी, उससे ज्यादा उनका जो है ये राइट ऑफ, जो अभी एनपीए की बात हो रही है उसके साथ 1,14,000 जी करोड़ जी का जी राइट ऑफ जी जो जी, है। मैं कंपनियों से जुड़े हुए हैं, मैं उन कंपनियों से 2 लोग जो जुड़े हुए हैं उनको अभी हाल ही में अलंकृत किया गया पद्मा जी जी अवार्ड जी से। जी, विनोद, मैं किसी की व्यक्तिगत यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, क्योंकि हम मुद्दों की चर्चा कर रहे हैं, हम संस्थाओं की चर्चा कर रहे हैं, हम सिस्टम की चर्चा कर रहे हैं। और मुझे लगता है कि मीडिया का जो सिस्टम है, जो मीडिया एक हमारे यहाँ बहुत बड़ा लोकतंत्र का मंच है, जिसे आमतौर पे पॉपुलर भाषा में 4th पिलर भी लोग कह देते हैं। कई बार उसको व्यवस्था का 4th पिलर समझने की भूल करते हैं। मैं समझता हूं उसको लोकतंत्र का पहला अगर पिलर कोई बनावे तो बहुत बड़ी बात हो सकती है। और मीडिया हाल के वर्षों में, खासकर प्राइवेट चैनल्स जिनकी पहुंच बहुत ज़्यादा है जनता तक, वो अपनी इस जिम्मेदारी से भूल रहे हैं। कहीं ना कहीं एक आलाप हो रहा है, संवाद नहीं हो रहा है, डिस्कोर्स लगातार खत्म होता जा रहा है। और यही कारण है कि अपने कंटेंट के लिए वो लगातार टीआरपी के झूठे, नकली और फर्जी नुस्खे खोज रहे हैं। इन शब्दों के साथ आज के मीडिया मंथन में बस इतना ही। आप चारों मेहमानों का बहुत बहुत धन्यवाद। देखते रहिए राज्यसभा टेलीविजन।